नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट और साथ ही आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनीत अरोड़ा। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रश्मि। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन समाज में उसके बारे में बात करने से लोग अक्सर डरते हैं। एक टैबू समझा जाता है जो कि है पीरियड्स। डॉक्टर, अक्सर हम बात नहीं करते, लेकिन कितना ज़रूरी है इस टॉपिक के, इस विषय के बारे में स्त्रियों का, लड़कियों का या बच्चियों का जानना? पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है जो कि एक गर्ल से शुरू होती हैं और एक वुमेन में एंड होती हैं। जी, हम कहते हैं कि पीरियड्स की शुरुआत 10 साल 13 साल से लेके 49-50 तक चलते हैं हमारे पीरियड्स। जी। इस स्टेज में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस, वेरिएशंस बहुत नॉर्मल है, बट ये पता होना भी ज़रूरी है कि कब पीरियड्स आते हैं, कब नहीं आते, किन सिचुएशंस में आते हैं, किन सिचुएशंस में हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और चिंता की बात है। बहुत सारी फ्लक्चुएशंस और वेरिएशंस हैं, बट हाँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो यही हमारा मकसद था इस कार्यक्रम को लाने का, कि लोग समझ पाएं कि कितना ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। और आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसा आपने कहा 10 से 13 साल, लेकिन अक्सर जब मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि बच्चों के पीरियड्स आजकल बहुत जल्दी शुरू हो गए हैं। तो इसका कारण क्या है और एक नॉर्मल एज क्या होनी चाहिए पीरियड्स के लिए? देखिए, पीरियड्स जो हैं वो एक प्यूबर्टी का पार्ट है ना। प्यूबर्टी क्या होती है? एक स्टेज है लाइफ की हमारी, जिसमें हमारे हार्मोन्स आप कह लो बढ़ना शुरू होते हैं। जी। फीमेल में 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जी। जब उनकी मात्रा वो बढ़नी शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि प्यूबर्टल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जी। प्यूबर्टल चेंजेस में 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे एक तरह की हेयर ग्रोथ, हाइट ग्रोथ। तो हम एक उसका जो एस्पेक्ट होता है वो पीरियड्स होता है। जी। ना उनका जो सीक्वेंस होता है, जनरली हम ये कहते हैं कि पहले हेयर ग्रोथ शुरू होती है, फिर हाइट होती है, फिर पीरियड्स आते हैं। कभी कभी पीरियड्स पहले आ जाते हैं, वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जी। इसका कारण बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है ये, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये हार्मोन्स हैं। बट ये माना जाता है, आजकल बहुत स्टडीज़ भी हो रही हैं, जैसे आपने राइटली कहा कि जैसे फ्रेंड से बात करते हैं, कई बच्चों के पीरियड्स 9 साल में ही आ जाते हैं। जी, बहुत जल्दी आ रहे हैं। सो वेदर इट इज़ द एनवायरनमेंट, या हमारा खान पान चेंज हुआ है, या हमारे लाइफ में स्ट्रेस और एंग्जाइटीज़ आए हैं, या टू मच सोशल मीडिया, टू मच इंटरनेट, अभी कोई ऐसे कंफर्म्ड रीज़न नहीं है। बट येस, जो हम कहते थे 5 साल पहले की पीरियड्स की शुरुआत 10 साल 13 साल पे होती है, आजकल थोड़ा जल्दी देखी जाती है। जी, तो अगर मानिए कोई 8 साल में किसी बच्ची को पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या वो नॉर्मल में लिया जाएगा? क्या वो नॉर्मल है? इसका मतलब ये है कि उसकी प्यूबर्टी शुरू हो गई है। जी। राइट? जैसे मैंने कहा कि प्यूबर्टी का एक एस्पेक्ट होता है ग्रोथ। तो अगर वो पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रोथ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। सो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम बाकी ग्रोथ के एस्पेक्ट्स को ध्यान रखें। जैसे आजकल पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। जी। तो उनका राय लेके कुछ ग्रोथ सप्लीमेंट्स शुरू कर सकते हैं, ताकि पीरियड्स का आना हमारे बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ प्यूबर्टी को इंटरफेयर ना करे। जी, तो ये तो शुरुआत की बात हो गई। अब एंड की अगर मैं बात करूं, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, उसकी एक नॉर्मल आजकल के लाइफस्टाइल को या स्ट्रेस को देखकर क्या राइट एज है? जनरली हम ये कहते हैं कि 47 to 51 इज़ जी। द आइडियल एज फॉर मेनोपॉज। 47 से पहले 3-4 साल हम हमेशा लेके चलते हैं एक वेरिएशन ±4 ईयर्स। जी। सो अगर 47 - 4 43 पे आ जाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। 51 के बजाय 55 पे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज पीरियड्स हैवी नहीं है। बट एनीथिंग बिफोर एंड आफ्टर, दैट्स डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट योर स्पेशलिस्ट, योर गायनेकोलॉजिस्ट। और ख़ास करके जो पीरियड्स जल्दी ख़त्म होते हैं उनका भी वरी होता है, बट जो लेट ख़त्म होते हैं 55 51 के बियॉन्ड, सो उसके लिए मैं कहूँगी ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा है। जी। सो कभी कभी ये लक्षण कैंसर के भी हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर 51 तक पीरियड्स आ रहे हैं तो एक बार अपना बॉडी चेक करवा लेना चाहिए, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड हो जाए, अंदर से कोई बायोप्सी लेनी है यूट्रस की वो हो जाए, ताकि एक रीअश्योरेंस मिल जाए। जी, इसके साथ ही जैसे आपने कहा था कि 47 to 51, लेकिन अक्सर अभी देखा गया है कि मेनोपॉज भी थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है। लोग जिनसे हम बात करते हैं जैसे 40 साल को क्रॉस करते हैं और उनका मेनोपॉज शुरू हो जाता है, ये क्या नॉर्मल है और क्या
अगर ऐसा होता है तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं? और इसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा, सॉरी, कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इससे? पहले मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि 40 से पहले कम हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए 2% ऑफ आवर पॉपुलेशन, वुमेन पॉपुलेशन के पीरियड्स 40 ईयर से कम हो सकते हैं खत्म, जिसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। कि मतलब उनके जो, जैसे मैंने कहा कि पीरियड्स की शुरुआत हार्मोन से है, पीरियड्स का खत्म होना भी हार्मोन से है, जिसमें हार्मोन्स कम होने शुरू हो जाते हैं। जी। सो ये हार्मोन्स निकलते हैं ओवरी से। तो अगर ये हार्मोन्स निकलने बंद हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जिसमें कि वो हार्मोन्स एडिक्वेट नहीं निकल रहे और पीरियड्स खत्म हो गए हैं। जी। इसका मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें कई बार इंक्रीज इंसिडेंस इसलिए भी लगता है कि हम बहुत अवेयर हैं। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें, जैसे मैं पेशेंट्स देखती हूँ, कुछ पेशेंट्स आते हैं 45-46 पे, वो कहते हैं कि 40 पे खत्म हो गए थे बट हम किसी के पास गए नहीं। जी, उन्हें लगा कि ये नॉर्मल है, राइट? बट जैसे आपने ये शो किया, अवेयरनेस, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, कि भाई खत्म हो तो आप मिलो, बिकॉज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दैट्स द राइट प्लेटफॉर्म, की अवेयरनेस जरूरी है कि लोग अब अवेयर हैं, नाउ दे नो कि भाई 40 इज नॉट राइट, फिनिशिंग ऑफ पीरियड्स, सो वी नीड टू सी। इसके कॉम्प्लिकेशंस, इम्प्लीकेशंस ये हैं कि जैसे मैंने कहा कि हार्मोन्स कम हो गए हैं। तो वो जो हार्मोन्स कम होने के कारण एक एस्पेक्ट तो है पीरियड्स खत्म हो गए, दूसरे एस्पेक्ट से ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारी स्किन के लिए। सो जब ये हार्मोन्स कम होते हैं तो इन पे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि बेसिकली हमारी ज़िंदगी 40 के बाद और एक्टिव होनी चाहिए। जी। ताकि हम उन हार्मोन्स को कॉम्पनसेट कर सकें बाय एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन, प्लस सप्लीमेंट्स, जैसे कि इधर हम हार्मोन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं 50-51 तक, जो कि बिल्कुल सेफ है, एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर वगैरह की। ऑब्वियसली जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो बेटर है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट को डिस्कस करके ये टैबलेट्स शुरू करें। जी। खुद ना खाएं, बिकॉज इन टैबलेट्स को शुरू करने से पहले एक असेसमेंट होनी चाहिए, एक वर्कअप होना चाहिए, जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यूट्रस ओवरी एग्जामिनेशन, की कोई और दिक्कत तो नहीं है, बिफोर वी सप्लीमेंट द आर्टिफिशियल हार्मोन्स। जी। सो ये मैं कहना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट हो गया, स्किन हो गया, तो क्या ये सच है? क्योंकि मेरी मदर खुद एक हार्ट पेशेंट हैं और उनका शायद मेनोपॉज अर्ली हुआ था, जल्दी हुआ था, तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो तो हार्ट पेशेंट बन सकते हैं आप। इसमें कितनी सच्चाई होती है? जैसे मैंने कहा कि ईस्ट्रोजन का रोल है, बिकॉज ईस्ट्रोजन इज कार्डियक प्रोटेक्टर, कार्डियक मतलब हार्ट। सो ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारा प्रोटेक्टर है फॉर अगेंस्ट एनी हार्ट डिजीज। जी। अब दो चीज़ें हैं। अब एक है कि हार्मोन्स ख़त्म हो गए, उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ है का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, या हम जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स लेते हैं इन हार्मोन्स को कॉम्पनसेट करने के लिए, उससे हार्ट पे इफेक्ट आता है। तो दोनों चीज़ें हैं। Deficiency of hormones can also cause cardiac problems like blood vessels thin होनी शुरू हो जाती हैं, हार्ट की सप्लाई। Not everybody gets it and I don't want to scare, but it's important कि periods ख़त्म हो तो एक बार डिस्कस करें कि whether you are a candidate for artificial exogenous hormones or not। जी। और अगर मैं कहूँ कि अगर हम हार्मोन्स देते हैं तो वो भी कई बार रिस्क इंक्रीज करता है, बिकॉज जो बॉडी हार्मोन्स बना रहे हैं और जो बाहर के आप ले रहे हो, उन दोनों में भी अंतर है। जी। राइट, सो ये वही है कि इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बट द राइट थिंग टू डू इज, येस वी नो दैट ईस्ट्रोजन इज अ कार्डियक प्रोटेक्टर। अगर पीरियड्स खत्म हो गए हैं, ईस्ट्रोजन कम हो गया है, वी नीड टू थिंक अबाउट सप्लीमेंटिंग इट। नाउ सप्लीमेंटिंग इट एट द राइट डोज एंड कंसल्टिंग द राइट डॉक्टर। जी। तो एक आप रफ आइडिया दे सकते हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरह की एक वो एज होती है जिसके बाद अगर पीरियड्स खत्म हो तो उनको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और किस एज से पहले अगर पीरियड खत्म होते हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है? सो एज बेसिकली मैं कहूँगी कि देखो जैसे 47 to 51 है, राइट? नाउ 47 पे ख़त्म होते हैं, आई वुड बी फाइन विद इट, बट मेनोपॉज जैसे मैंने कहा हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन के अदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे टायर्डनेस फील होना, नाइट स्वेट्स आने। ठीक है, अगर 47 पे ख़त्म हो गए हैं, विच इज़ द राइट आइडियल एज, बट सिम्टम्स हैं, तो आप मेडिकेशंस ले सकते हो, राइट?
बिकॉज जैसे 47 to 51 तक सिम्टम्स हो सकते हैं तो आप मेडिकेशंस ले सकते हो। 51 के बाद इन सप्लीमेंट्स को, इन हार्मोन्स को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 51 के बाद हम ले ही लेंगे, उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आएंगे हार्मोन्स के, जैसे मैंने कहा कार्डियक रिस्क वगैरह, बट इफ़ेक्ट्स कोई हेल्पफुल सिचुएशन नहीं होगी। जी, ये तो हम मेनोपॉज की तरफ की बात कर रहे हैं। अगर हम शुरुआत की बात करें, जहाँ से हमने टॉपिक शुरुआत की थी, कि आपने कहा कि 8 साल के बच्चे को भी आते हैं, तो इसका मतलब है कि एस्ट्रोजन वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन आजकल कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत वरी करते हैं कि क्या मेरे बच्चे को मुझे डॉक्टर को ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, या फिर इसको मैं नॉर्मल मानूं। तो किस स्टेज में उसको नॉर्मल मानना चाहिए? कोई एक ऐसी एज जिसका रफ आइडिया आप दे सकें, जिससे जो पेरेंट्स हैं वो एसेस कर सकें कि हाँ मुझे अब डॉक्टर के पास जाना है या फिर ये सब नॉर्मल है। सो एक मैं कहूँगी कि वही अवेयरनेस, अगेन अवेयरनेस, सेल्फ असेसमेंट, प्यूबर्टी के जो 3-4 चीज़ें हैं, अगर वो सारी अटेन हो गई हैं, देन आई थिंक इट्स जस्ट अ अर्ली प्यूबर्टी विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जी। बट अगर सिर्फ पीरियड्स शुरू हुए हैं और बाकी कोई एस्पेक्ट्स प्यूबर्टी के नहीं आए हैं, तो आई वुड से कि इट्स टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर। जैसे मैंने कहा कि कुछ अगर राइट सप्लीमेंट्स शुरू करने हैं, पीरियड्स को हम एक बार शुरू हो गए तो रोक नहीं सकते, एंड हमें रोकना भी नहीं चाहिए, बट हम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्यूबर्टी जैसे ग्रोथ, बोन ग्रोथ, वो हम सबका ध्यान रखें और राइट सप्लीमेंट्स राइट टाइम पे शुरू करें। जी, इससे रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन ये है, जो मैं अक्सर जो खासकर पेरेंट्स हैं, जो नए एज पेरेंट्स हैं, वो डील करते हैं कि बच्चों से हम बात कैसे करें, पीरियड्स के बारे में क्या बोलें, कैसे उनको इंट्रोड्यूस करें। जैसे मेरे खुद के बेटे हैं और आपके भी बेटे हैं, तो मैं ये जब देखती हूँ कि मैं अपने बच्चे से बात करूँ, बेटे से बात करूँ, तो एक कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, टैबू है ये सब्जेक्ट। तो मैं कैसे उसको अप्रोच करूँ, कैसे समझाऊँ कि ये सब नॉर्मल है, और खासकर जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा डील करते होंगे। बिल्कुल, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रश्मि, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। होता क्या है कि जैसे हम अब ये कर रहे हैं, एक टॉक आपस में बात कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, तो यही हमें अपने घर पे करना है और बच्चों से ओपनली डिस्कस करना है, राइट? आज का ज़माना ऐसा है कि हमें अपने बच्चों के साथ थोड़ा ओपन होना ज़रूरी है। आई वुड से कि स्कूल ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन इट, बिकॉज आजकल कुछ स्कूलों ने वो शुरू किया है जिसमें वो सेक्स एजुकेशन और पिबर्टल एजुकेशन देते हैं जी, एट द एज ऑफ 7 and 8, बिकॉज 8 पे कभी कभी शुरू हो जाते हैं, जस्ट टू टेल देम व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। कई बच्चे शाई होते हैं, घर आके बात नहीं करते इसके बारे में, कुछ बच्चे ओपनली आके बात कर लेते हैं। सो आई थिंक अगर चलो स्कूल में नहीं भी होता तो हमें पता है कि 8-9 पे शुरू हो जाते हैं, तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट भी ये होनी चाहिए कि हम उनसे खुद डिस्कस करें कि ये एक नॉर्मल हिस्सा है ज़िंदगी का, जैसे एक नॉर्मल ग्रोथ होती है। सो एक तरह से स्टोरी बना के उनके साथ शेयर करनी चाहिए कि it's like becoming from a girl to a teenager to an adult to a woman to a old lady. So ये सब ट्रांजिशंस एक बच्चे से, भले ही वो लड़की हो लड़का हो, वो डिस्कस करें एंड उनको बताए कि दिस इज़ एन पार्ट ऑफ नॉर्मल ग्रोइंग। सो अगर वो नॉर्मल ग्रोइंग होगी तो वो फिर पीरियड्स बर्डन नहीं लगते। अदरवाइज एक फीमेल के लिए 8 ईयर या 9 ईयर्स पे पीरियड becomes a burden, and that sometimes becomes a circle of stress, anxiety, depression. But अगर हम उसकी थोड़ी कॉन्वर्सेशन, आई वोंट से कि सब कुछ डिस्कस करना, बट जस्ट अ कॉन्वर्सेशन कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रोथ शुरू कर दे, तो एटलीस्ट दे टेक इट इन अ मोर हेल्दी वे। एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे हम शुरुआत की और एंड की दोनों की बात करें, तो अक्सर देखा गया है मेनोपॉज के दौरान या उसके बाद वेट गेन होता है, और आजकल बच्चों में भी देखा गया है कि वेट गेन करने लगते हैं, खासकर जो लड़कियां जल्दी, मुझे लगता है, पीरियड्स जिन्हें आते हैं, तो ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन सुनी है। तो ये क्या नॉर्मल है, और क्या कुछ ऐसा खाना पीना हो सकता है जिसको हम इंक्लूड करें, जिससे जो प्रोसेस है ये मेनोपॉज की या फिर पीरियड स्टार्ट होने की, दोनों ईजी हो पाए? सो डाइट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट ओनली एट द स्टार्ट एंड बिगनिंग बट थ्रू आउट आवर लाइफ। जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस डाइट, और आजकल वही अगेन द स्कूल रिट्रीट्स अ लॉट अबाउट बैलेंस डाइट। एज अ पेरेंट्स वी शुड ऑल्सो डू इट द सेम एट आवर होम। सो बेसिकली ये होता है कि सप्लीमेंट्स और प्रोटीन्स आर द मेन स्टे ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द पीरियड्स। जैसे मैंने कहा कि
प्यूबर्टी में एक एस्पेक्ट होता है ग्रोथ ऑफ बोन्स, ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ स्किन, वो होनी है, नॉर्मल है जी। किसी में टेंडेंसी होती है वेट गेन की, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ प्यूबर्टी। एट द सेम टाइम डाइट को कंट्रोल करना, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में इनकलकेट करना, वेदर स्विमिंग, आई नो आपका बेटा इतना अच्छा स्विम करता है, राइट, सो इट्स फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे हमने कहा कि अर्ली प्यूबर्टी अगर आती है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली अभी रीजन क्या है, देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज कमिंग अराउंड, बट वन ऑफ द थिंग इज मे बी हाई इनटेक ऑफ जंक फूड जी। तो उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर हम जंक फूड खा भी लें, हफ्ते में एक बार रख लें, वी मेक श्योर फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। जी। स्विमिंग हो जाए, टेनिस हो जाए, कुछ भी, रनिंग हो जाए। अच्छा, that compensates. ये फिजिकल एक्टिविटी के अलावा क्या कुछ ऐसा होता है, जैसे आपने प्रोटीन का नाम लिया, तो प्रोटीन हमारे दर्शक देख सकते हैं कि गूगल करके कि आजकल तो सब कुछ गूगल पे मौजूद है कि क्या क्या चीज़ों में प्रोटीन है, लेकिन उसके अलावा जैसे आपने हार्मोन्स की बात की, क्या कोई ऐसी वेजिटेबल होती है, फ्रूट होता है जिसमें ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है? सी जनरली हम कहते हैं कि सोया इज रिच इन फीमेल हार्मोन्स जी। सो उसमें ईस्ट्रोजन होता है, फाइटो ईस्ट्रोजन होते हैं, तो गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए सोया इज अ गुड इनटेक जी। एंड एट द सेम टाइम मेल्स के लिए हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ना खाएं बिकॉज इट कंटेन्स फीमेल हार्मोन्स, राइट। अदर देन दैट एज सच द न्यूट्रिएंट्स, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर रिच इन मिनरल्स जी। जनरली हार्मोन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सोया एक ऐसी चीज़ है जो आप रेकमेंड करेंगे फीमेल्स के लिए। ये हार्मोन, ये जो मेनोपॉज है उस टाइम पे भी क्या सोया रेकमेंडेड है? Absolutely, very important. Soya is a good natural source of estrogen which we should encourage in our diet when we are approaching our menopause. और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि आजकल जब थोड़ा एज आपका बढ़ता है 35 ऑनवर्ड्स, 40 ऑनवर्ड्स, प्रोटीन अगर ज़्यादा आपने लिया तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसको बैलेंस कैसे करें? कैसे आप देखें कि कितना सोया आपको खाना है, या कितना प्रोटीन पाउडर अगर कोई लेता है या प्रोटीन लेता है तो कितना लेना है, और हफ्ते में कितनी बार लेना सेफ होता है? पहले अगर मैं देखूँ तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ बैलेंस डाइट। सो इस मतलब अगर ये है कि सोया ही खाना है, प्रोटीन्स खाना है, ये नहीं कि हम प्रोटीन्स खाते रहें, राइट, देयर शुड बी अ प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे स्किन के लिए, हमारी बोन्स के लिए, बिकॉज इट्स लाइक ऑयल जो हमारे जॉइंट्स में वो होता है कार्टिलेज, दैट शुड बी वेल लुब्रिकेटेड। जी, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है कि प्रोटीन्स मतलब इट शुड बी बैलेंस्ड, राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन इनटेक शुड बी द मैक्सिमम, राइट, सो दैट शुड बी अ मैक्सिमम। एंड आपका दूसरा सवाल क्या था इसके बाद? कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है अक्सर प्रोटीन से। सो प्रोटीन से, सो यूरिक एसिड नॉट ओनली प्रोटीन्स बट वेजिटेबल्स एंड लेंटिल्स, दे आर द सोर्स ऑफ यूरिक एसिड। अगर हम देखें कि वेजिटेरियंस में कई बार हमें ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज पालक, दाल, ये सब ज़्यादा, टमाटर, ये ज़्यादा करते हैं यूरिक एसिड का थिंग। तो उसमें यही है कि जैसे मैंने कहा कि मॉडरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप दाल खा रहे हैं तो रोज़ खाएं, बट सुबह खाएं कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, रात को कम रखें। पालक खाएं तो उसको उबाल के जो बनती है सब्जी, रादर देन टू मच कुक्ड, वो खाएं, हफ्ते में 2 बार खाएं। सो try to not have it every day but make like 2 to 3 times a week so that you get the balanced amount of nutrients in it. जी, लेकिन जाने से पहले दर्शकों आपको ये बताना चाहूँगी कि ये इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह के एपिसोड्स हम लगातार करते रहेंगे। आप कमेंट्स में भी अगर अपने कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर पुनीत खुद थोड़ा समय निकालें और जवाब दें आपके तमाम क्वेश्चंस का। और इसके अलावा क्योंकि वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अगला जो एपिसोड है वो आईवीएफ के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं आजकल और बहुत सारे प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं। तो हम कोशिश करेंगे उन तमाम टॉपिक्स को टच करने का, छूने का और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बटोरने का डॉक्टर पुनीत के ज़रिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया पुनीत आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी ढेर सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच रश्मि, थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।